नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने इसकी उम्मीद जताई है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न इनाम दिया जाएगा। इनमें मनु भाकर और पंजाब के हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत का नाम शामिल है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज दोनों जनों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पॉलिसी को लागू न करने की बात कही है। इसके अलावा भगवंत मान ने और अरविंद केजरीवाल ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के आंदोलन का समर्थन किया है। आज पंजाबी सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जब दिलजीत दोसांझ ने गाना गाया तो नरेंद्र मोदी ने अपनी टेबल बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलजीत के बारे में कहा है कि वे जहां पर भी जाते हैं लोगों का दिल जीत लेते हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह 14 जनवरी के माघी मेले को अपनी नई पार्टी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उनके पिताजी ने माघी मेले पर एक बड़े रैली के आयोजन की बात कही है। इसके अलावा अकाली दल ने भी एक बड़ी नेशनल कन्वेंशन करने की बात 14 जनवरी को कही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीडिया से बातचीत करते हुए कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा देने की बात पर उम्मीदवार दिखे। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है वो अभी केंद्र शासित प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश को चलाना और एक पूर्ण राज्य को चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। और उन्होंने कहा कि केंद्र से मेरी बातचीत हुई है और हो सकता है कि दोबारा से कश्मीर को राज्य बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार एक नैरेटिव बिल्ड करती है कि हमने कश्मीर का मुद्दा सुलझा लिया है, तो क्या उन्होंने जो सरहद के पार जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, क्या उसका भी उन्होंने मुद्दा सुलझा लिया है? तो उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर का मुद्दा सुलझा नहीं है और जो भारत की तरफ वाला कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात वे लगातार कर रहे हैं। दो महीने पहले वो इलेक्शन जीते थे और इलेक्शन में भी इसी एजेंडा के साथ गए थे कि कश्मीर की जो स्टेटहुड है वो वापस की जाए और इसी को लेकर अब वो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर है वो उसकी जो स्टेटहुड है वो दोबारा से वापस मिले और वो लगातार बीजेपी पे इस मामले को लेकर वो हमलावर भी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर आई वो मनु भाकर को खेल रत्न देने की खबर आई। इसमें भारत के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनका कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हो गया है। 16 जनवरी को वो दिए जाएंगे और 17 जनवरी को, माफ़ करिएगा, 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ये खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें टोटल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें पंजाब के हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भी शामिल हैं। हॉकी इंडिया के कप्तान भी हैं वे, और आप सबको पता है कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने भारत को दिलवाया है। उनको कप्तान कूल कहा जाता है, कैप्टन कूल, और कैप्टन कूल को भी खेल रत्न मिल रहा है। मनु भाकर को भी खेल रत्न मिल रहा है। इसके अलावा जो चेस के खिलाड़ी हैं डी गुकेश कुमार, उनको भी जो इस बार खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा तकरीबन 10 से 15 अलग अलग खिलाड़ियों को जो अर्जुन अवार्ड कहते हैं, जिसको अर्जुन अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है, उनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। उसमें हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा, हॉकी प्लेयर संजय कालीरमण, रेसलर अमन सहरावत, हॉकी प्लेयर अभिषेक नयन, पैरा एथलीट धर्मवीर नयन, पैरा एथलीट प्रणव सुरमा और पैरा एथलीट नवदीप सिंह, शूटर सरबजोत सिंह, पंजाब के हॉकी खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, इन सब को भी अब अर्जुन पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। तो मैं ये अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार की बात किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले मनु भाकर का मामला आया था। जब मनु भाकर ने ट्वीट करके कहा था कि उनके पास 2 ओलंपिक के मेडल हैं, फिर भी उनको खेल रत्न अब की बार उनका नाम कंसिडर नहीं किया जा रहा। उसके बाद अधिकारियों ने अपनी चीज़ को दुरुस्त किया था और सरकार के प्रेशर के बाद जो मनु भाकर हैं उन्होंने अपना
ट्वीट डिलीट कर लिया था और बाद में पता चला कि मनु भाकर का नाम भी खेल रत्न के लिए डाल दिया गया है और अब मनु भाकर को अवार्ड मिल रहा है। हालांकि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी ओलंपिक में लगातार एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने की, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं था। तो उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, एक हिसाब से विरोध किया, तब उनका नाम डाल दिया गया और अब उनको कहीं ना कहीं जो खेल रत्न अवार्ड है वो दिया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से आई। और शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आप सबको पता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 39 दिन उनके आमरण अनशन को हो गए हैं, यानी कि मरण व्रत को हो गए हैं और वो अभी भी टस से मस नहीं कर रहे। बिल्कुल एक हिसाब से वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। उनकी सेहत लगातार गिर रही है, डॉक्टरों ने काफ़ी चिंता जताई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है आज उसमें सुनवाई भी थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कई किस्म की बातचीत आज निकल कर आई है। मैं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई के दौरान जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वह मैं अपने लैपटॉप से पढ़ के आपको बता देता हूँ। बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब सरकार है वो ज़्यादातर इस बात पे रही कि हम आपको मेडिकल रिपोर्ट दे देते हैं और ये बताने की कोशिश भी करी कि हमने 500 मीटर में एक अस्थाई अस्पताल बना लिया है। इसके अलावा जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से गुनिंदर कौर गिल पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कृपया जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने कहा कि कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने और भी कई बातें कही। उसमें ये कही कि हमने एक कमेटी बना रखी है जिसमें पंजाब हरियाणा के बहुत क्रेडिबल आदमी हैं, उनसे किसानों को बातचीत करनी चाहिए, हम किसानों से डायरेक्ट बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने पंजाब के जो एजी थे उनको डांट फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आप क्यों उनको मेडिकल सुविधा नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं, ये बात कही। इसके अलावा जो पंजाब के जी हैं उन्होंने कहा कि हमें कुछ और टाइम दीजिए, हम हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई करेंगे, हमें आदेश लागू करने यानी कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सोमवार डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश लागू न करने की अवमानना याचिका के साथ हरियाणा सरकार के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर पर भी सुनवाई होगी। अब ये तो एक तो 13 जनवरी को सुनवाई है, एक 6 जनवरी को भी ये कहा जा रहा है कि शायद एक सुनवाई हो, लेकिन उसका पक्का नहीं। 13 जनवरी का तो जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि वो सुनवाई करेंगे। खैर, इसमें एक अपडेट और आई कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसी से जुड़ी एक अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मैटर में कहीं ना कहीं डल्लेवाल पार्टी बनना चाह रहे थे और उसमें जो एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल हैं उन्होंने याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने बचाव किया और उन्होंने कहा है कि हम डायरेक्ट आप टकराव की स्थिति मत सोचिए कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा 6 जनवरी सोमवार को डल्लेवाल की और हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर खोलने के में दायर पिटीशन जो है उसके ऊपर भी शायद सुनवाई हो सकती है, लेकिन 13 जनवरी की अब ये देखना होगा कि 6 जनवरी है और 13 जनवरी वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। उन्होंने सोमवार का नाम ले दिया, सोमवार को मेरे को लगता है कि आने वाला सोमवार तो 6 जनवरी को है, तो शायद 6 जनवरी को ये सुनवाई हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो जो अगली खबर है वो पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बारे में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के मौके के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 6 मोटे मोटे पॉइंट थे। उसमें उन्होंने एक तो बात यही की कि ठीक है कि आपकी हरियाणा में सरकार बन गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसानों के ऊपर दोबारा से वही पुराने 3 कृषि कानून थोप दो। उन्होंने कहा कि जो नई एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसको हम लागू नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी कहा कि हम डल्लेवाल की सेहत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 50 डॉक्टरों की उनकी सेहत की देखभाल के लिए जिम्मा दिया गया है, सरकारी एक अस्थाई अस्पताल बना दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान को भी खींचा क्योंकि वो खेती बाड़ी मंत्री। उन्होंने कहा कि आप तो वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको सारे किसानों का मामला पता है
और हम नहीं चाहते कि इसको जो नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी आपके द्वारा भेजी गई है इसको हम दोबारा से लागू नहीं करें, हम इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि 3 कानूनों को दोबारा से दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश है। इसके अलावा और भी उन्होंने कई बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के हक में अरविंद केजरीवाल ने भी की है, और अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है कि वो नई एग्रीकल्चर जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसको दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। तो ये 2 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कम से कम जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट आया है, मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट आया है, उस पर अपना कहीं ना कहीं स्टैंड तो क्लियर किया। ये अच्छी बात है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस को भी करना चाहिए, और कांग्रेस को भी इसके खिलाफ जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की है। आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि दिलजीत दोसांझ को आप लगातार एक ऐसे आइकन के तौर पर देख रहे होंगे जो लगातार जो राइट विंग ट्रोल्स हैं उनके खिलाफ बोल रहे थे, राइट विंग ट्रोल्स उनको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस सारे के पीछे एक पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, जिसका जिक्र मैंने अपनी 14 दिसंबर के ट्वीट में भी किया था, जब पंजाब की स्पेलिंग को लेकर विवाद हुआ था। उस समय मैंने बताया था कि जो दिलजीत दोसांझ का जो पीआर है वो सोनाली सिंह संभाल रही हैं, और उनके बीजेपी नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। वो ये एक प्लान्ड पीआर था दिलजीत का, पिछले 2-3 महीने से जो चल रहा था, जिसमें स्ट्रेटेजी ये थी कि जो छोटे बीजेपी के नेता हैं उनके साथ टकराव की स्थिति रहेगी, और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनके सामने जाके दिलजीत दोसांझ झुक जाएंगे। उसमें आप लगाइए, जब वो राजस्थान में गए तो जयपुर में वो जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उनके सामने जाके झुक गए। इसके अलावा वो जहाँ जहाँ पे भी गए वहाँ पर मुख्यमंत्रियों के सामने जाके झुक गए। लेकिन वो जम्मू कश्मीर गए जब उमर अब्दुल्ला से नहीं मिले। तो ये आप देखिए, अगर उनको हर एक राज्य में जा रहे हैं, हर एक मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो उनको उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिले, और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। तो जो सोनाली सिंह का पीआर की स्ट्रेटेजी यही है कि छोटे के साथ टकराव दिखाओ और बड़े के सामने जाके झुक जाओ। और आज बड़े यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने वो जाके झुक गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने जो एक गाना भी सुनाया, उस पर नरेंद्र मोदी ने तबला बजाने की कोशिश की। उसकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। आप लोग सब शौक होंगे कि ये कैसे हो रहा है। हालांकि मैं दिलजीत दोसांझ को कोई बहुत महान गायक नहीं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को लगता है कि उनके गाने बहुत फ्लैट हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। फ्लैट होने का मतलब वो सिर्फ अपनी तारीफ करते रहते हैं, मैं इतना घेंट हूँ, यानी कि मैं इतना ज़बरदस्त हूँ, मेरे पास करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ों रुपए हैं, सिर्फ अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। ये दिखाता है कि एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए नौजवान हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो जब सोसाइटी उनको हर जगह से रिजेक्ट करती है तो वो फिर वो बोलते हैं सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर रही है तो हम सोसाइटी को रिजेक्ट करते हैं, हम अपने आप में ही ज़बरदस्त हैं, हीरो हैं। तो वो हीरोइक इमेज वाला जो उसका कंसेप्ट के जो गाने हैं वो वैसे ही हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती उनके लिए वो गाने बहुत सूट करते हैं। लेकिन जिनको अपनी एक कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी पता होती है और उससे कोई जुड़ाव होता है, वो लोग ऐसे गाने नहीं सुनते हैं। यानी कि जो फुकरे किस्म के गाने होते हैं, वो लोग जो अपने इतिहास के बारे में ठोस जानकारियां रखते हैं या उनको अपनी आइडेंटिटी का पता है, अपनी होंद का पता, अपनी जड़ों का पता है, वो ऐसे गाने नहीं सुनते हैं। और उनमें कोई जो ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं लोगों के, मान लीजिए कि आप नौजवान भी हैं, आपके नौजवानी के दिनों में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें चलती हैं, बहुत अलग अलग किस्म की घटनाएं घट रही होती हैं। तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि ऐसे गाने सुने जिनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, जिसमें आपकी उलझनों का जिक्र हो। जैसे मान लीजिए कि आपके जो जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपको धोखा मिला है, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या शहर में आके अपने जगह को छोड़ के कहीं पे गए हुए हैं, वहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे वो जितनी भी उलझनें होती हैं, उन सब उलझनों के ऊपर जो गाने होते हैं वे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेहतर एक हिसाब से चीज़ें सुकून दे पाते हैं। जबकि ये इस किस्म के जो गाने होते हैं कि मैं तो बहुत गैट हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, ये झूठ बात है, क्योंकि हर एक किसी के पास करोड़ों की ना गाड़ियाँ हैं ना करोड़ों रुपए हैं। तो एक हिसाब से ये खाम खा एक डोपामिन रश, एकदम से इंस्टेंट डोपामिन रश देने वाला मामला है, अपने आप को झूठ से खुश करने का मामला है। तो इसलिए लगता है कि मुझे बहुत सपाट गाने, मेरे को तो उसके गाने भी पसंद नहीं है। खैर, आज जो कुछ 14 दिसंबर को मैंने कहा था कि दिलजीत दोसांझ बड़े नेताओं के सामने झुकते हैं, आज नरेंद्र मोदी के सामने वो झुक गए हैं। खैर,
अपनी अपनी चीज़ें हैं और अपने अपना विश्लेषण है। मेरा विश्लेषण ये है, मैं दलजीत दोसांझ को सेलिब्रेट पहले भी नहीं करता था और आगे भी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि वो सिखों को और पंजाब को बेच रहा है, पंजाबियत को बेच रहा है और उससे पैसे कमा रहा है। उसके बदले में पंजाब को और सिखों को गालियाँ ही मिल रही हैं और गालियाँ दिलवा के वो पैसे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, इसलिए मैं उसको कभी पसंद नहीं करता हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और बल्कि मेरे को लगता है कि मैं अगर अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले अगर दिलजीत दोसांझ पे एक फाइनल कमेंट करना चाहूँ तो पंजाब वासियों को कहीं ना कहीं रंजीत बावा के साथ खड़ा होना चाहिए था। उनके गाने थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ भी खेलने की कोशिश करते हैं। उनके हिमाचल प्रदेश में 3 शो कैंसिल हो चुके हैं, तो और बजरंग दल और आरएसएस उनके पीछे सीरियसली पड़ा हुआ है। दिलजीत दोसांझ को तो सिर्फ ट्रोल करते थे, उनका एक भी शो कैंसिल नहीं हुआ। तो ये फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझना चाहिए। तो जो गायक आपकी हिस्ट्री को गा रहे हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को गा रहे हैं, जैसे SYL वाला गाना था सिद्धू मूसेवाला का, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स गाना था और उस पर आपको पता है कितने असहज राइट विंग वाले हुए थे, और अगर वो जिंदा होते तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर केस वेस भी होते, सारा कुछ होता। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स गानों की तरफ बढ़ना चाहिए। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो अमृतपाल सिंह द्वारा नई पार्टी बनाए जाने को लेकर चल रही है। ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को जो अमृतसर मेरे मुंह से निकल रहा है, श्री मुक्तसर साहब, सॉरी, हाँ, श्री मुक्तसर साहब में जो माघी का मेला होने जा रहा है, वहाँ पर जो उनके पिताजी हैं और उनके जो साथी हैं वो नई पार्टी के अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये खबर लगातार जोरों से चल रही है और इसका अगर मैं बात करूं कि जो उनके पिताजी हैं उन्होंने पंथ बचाओ पंजाब बचाओ रैली के आयोजन की बात कही है और उसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये रैली उनके पिताजी और उनके करीबी जो लोग हैं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है, और शायद उस दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। और मोटा मोटा जो उनकी पार्टी के जो मुद्दे लगातार जो लोग उनके क्लोज हैं वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तो सिख समुदाय के हितों की रक्षा करना, दूसरा पंजाब की स्थानीय समस्याएं जैसे बेरोजगारी, खेतीबाड़ी संकट, पर्यावरण संरक्षण, इनके ऊपर बात करने की बात वो लोग कह रहे हैं। इसी के अलावा जो ये कई एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह पार्टी उस समय पर अनाउंस करना चाह रहे हैं जब अकाली दल में पूरा एक हिसाब से खला पड़ा हुआ है। खला पड़ने का मतलब होता है कि एकदम से रोड़ा पड़ा हुआ है, एकदम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हालांकि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वे भी 14 जनवरी को माघी के मेले के दिन जो श्री मुक्तसर साहिब है वहाँ पर एक कन्वेंशन कर रहे हैं, एक विशाल वार्षिक अकाली सम्मेलन करेंगे। ये बात भी उन्होंने कही है, उसमें श्रोमणी अकाली दल के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बात कही है। तो अब देखना होगा कि 14 जनवरी को जो पंथ बचाओ पंजाब बचाओ रैली में ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है या फिर इस कन्वेंशन में होती है, और उसका रिस्पॉन्स भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म का मामला आगे बढ़ता है। क्या सच में ही अमृतपाल सिंह के पिताजी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और उसके बाद एक विश्लेषण भी हम कोशिश करेंगे कि जो पंथक पॉलिटिक्स को कवर करने वाले लोग हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में विश्लेषण किया जाए। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देख